युद्ध जो किसी भी सूरत में किसी भी देश, समाज व समुदाय के लिए हितकर नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब मजबूरन अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए ये कठोर कदम उठाना ही पड़ता है। इतिहास गवाह रहा है कि कभी भी हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से युद्ध नहीं मांगा, परंतु जब जब आतताइयों ने हिंदुस्तान की पवित्र भूमि पर कुदृष्टि डाली, हमने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हमने कई लड़ाइयां लड़ी और लगभग हर बार देश को जीत का गौरव मिला, लेकिन इतिहास में एक युद्ध ऐसा भी लड़ा गया जहां हिंदुस्तान को दुर्भाग्यवश हार का मुख देखना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी की खास श्रृंखला इतिहास के पन्नों से। ये वीडियो मैं शुरू करूं उससे पहले आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इतिहास का एक ऐसा कड़वा सच बताने जा रहा हूं जिसे लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है। इतिहास की वो सच्चाई जिसे अभी भी दबाया जाता है। तो आप जिस भी माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जिससे भी आप इसको शेयर कर पाए, प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं बात कर रहा हूं 1962 भारत और चीन के युद्ध की, जो दरअसल युद्ध नहीं, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी सेना के साथ एक छलावा था। क्या सच में हिंदुस्तान की सेना ने चीन के सामने हथियार डाल दिया था, या फिर राजनीतिक स्वार्थों के चलते भारतीय सेना के पैरों में बेड़ियां डाली गई थी? हमारे पूर्वजों से ऐसी क्या गलतियां हुई जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं? कुछ ऐसे ही तथ्यों का विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। आज के इस एपिसोड में हम लेफ्टिनेंट जनरल नील एंडरसन और ब्रिगेडियर पीएस भगत के उस रिपोर्ट की व्याख्या करेंगे जिसे पिछले 58 सालों से गोपनीय रखा गया है। उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है और भारत सरकार क्यों उसे जनता के सामने नहीं लाना चाहती, ये बातें बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल नील एंडरसन और ब्रिगेडियर पीएस भगत कौन थे। लेफ्टिनेंट जनरल एंडरसन एंग्लो इंडियन थे। जब भारत आज़ाद हो गया तो उन्होंने ब्रिटिश इंडिया आर्मी के बाद इंडियन आर्मी की सेवा की तथा 1964 में रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद वो ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए। 87 साल की उम्र में 1997 में वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं पीएस भगत ने भारतीय सेना की ओर से कई युद्ध लड़े। वो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंचे। 56 साल की उम्र में उनका निधन कोलकाता में हो गया था। जब चीन के खिलाफ युद्ध में भारतीय सेना की बुरी हार हुई तो देश हार की वजह को जानना चाहता था। कई तरह के सवाल उठ रहे थे। हार के कारणों को जानने के लिए एक जांच कमेटी गठित की गई थी, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गठित किया था। इस जांच का जिम्मा लेफ्टिनेंट जनरल नील एंडरसन तथा ब्रिगेडियर पीएस भगत को सौंपा गया। उन्होंने रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंप दी, लेकिन सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इसे कभी भी सार्वजनिक नहीं किया। कहा जाता है कि अगर ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाता तो पंडित नेहरू की सरकार को कई सवालों के जवाब देना मुश्किल हो जाता। लेकिन ऐसा माना जाता है कि एंडरसन ने इस गोपनीय रिपोर्ट के कुछ अंश या पूरी रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार मैक्स नेविल को दे दी, जिसके आधार पर नेविल ने एक किताब इंडिया चाइना वार लिखी। आपको बता दें कि मैक्स नेविल 1962 के दौर में टाइम के संवाददाता के तौर पर दिल्ली में काम कर रहे थे। मैक्स नेविल का दावा था कि उस रिपोर्ट में हिंदुस्तान की हार के लिए पंडित नेहरू की नीतियां जिम्मेदार थीं। इस रिपोर्ट के आधार पर मैक्स नेविल ने जो किताब लिखी उसके कुछ अंश इस तरह हैं। पंडित नेहरू को लगता था कि चीन से कभी युद्ध नहीं होगा। साल 1962 के आधा बीतते बीतते समूचे देश में चीन से युद्ध का खतरा मंडराता महसूस होने लगा। युद्ध से एन पहले भारत ने अपनी ज्यादातर फौजें पाकिस्तान सीमा पर लगा रखी थीं। नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन को लगता था कि अगर युद्ध हुआ भी तो पाकिस्तान से ही होगा, चीन से कतई नहीं। हिंदी चीनी भाई भाई जो मात्र एक छलावा था, उस समय यह नारा छाया हुआ था, लेकिन बॉर्डर पर परिस्थितियां इसके उलट थीं। युद्ध के शुरू होने तक भारत को पूरा भरोसा था कि युद्ध शुरू नहीं होगा। इस वजह से भारत की ओर से कोई तैयारी नहीं की गई। पंडित नेहरू की हिंदी चीनी भाई भाई वाली नीति आगे चलकर भारत की हार की सबसे बड़ी वजह बनी। युद्ध की कोई आशंका नहीं है, यही सोचकर युद्ध क्षेत्र में भारत ने सैनिकों की सिर्फ 2 टुकड़ियां तैनात की, जबकि चीन की वहां 3 रेजिमेंट्स तैनात थी। चीनी सैनिकों ने भारत के टेलीफोन लाइन को भी काट दिया। इससे भारतीय सैनिकों के लिए अपने मुख्यालय से संपर्क करना मुश्किल हो गया। भारतीय सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि चीन के 80,000 जवानों के मुकाबले भारत की ओर से मैदान में सिर्फ 10 से 20,000 सैनिक थे। चीन ने बड़े पैमाने पर भारत की धरती पर कब्जा कर लिया। वर्ष 1962 तक तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन ने न केवल भारत के बड़े भूभाग को हड़पा, बल्कि लद्दाख के अक्साई चीन
क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, वहां सड़क बना ली। इसके जवाब में जवाहरलाल नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाकर मैकमोहन रेखा पर भारतीय चौकियां बनाने का निर्देश दिया। चौकियां ऐसी जगह बनी जहां सब कुछ मुश्किल था। चौकियां बनाकर जवान ऐसे दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में भेजे गए जहां पहुंचना और रहना कतई आसान नहीं था। कहीं बेहद घने जंगल तो कहीं पानी का नामो निशान नहीं, तो कहीं भीषण ठंड। खाद्य और सामानों की आपूर्ति भी मुकम्मल नहीं थी। न खाना ठीक ढंग से पहुंच पा रहा था और न ही पानी। सैनिकों के पास इस इलाके और ठंड के हिसाब से कपड़े भी नहीं थे। प्रतिकूल हालात में सैनिक बहुत बुरे हाल में थे। पंडित नेहरू द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातों को दरकिनार करना। 1947 में भारत को आजादी मिली और उसके ठीक 2 साल बाद यानी 1949 में माओ से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी दल ने 1 अक्टूबर 1949 को चीनी लोक गणराज्य यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। आजादी के बाद से ही दोनों देशों में मित्रता वाले संबंध थे। उस दौर में भारत सरकार शुरू से ही चीन से दोस्ती बढ़ाने की पक्षधर थी। जब चीन दुनिया में अलग थलग पड़ा था, उस समय भारत भी चीन के साथ खड़ा था। जापान के साथ किसी भी वार्ता में भारत सिर्फ इस वजह से शामिल नहीं हुआ क्योंकि उसमें चीन आमंत्रित नहीं था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने 1956 में भारत को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता थल में सजाकर भेंट करनी चाहिए, क्योंकि एशिया में वो कम्युनिस्ट चीन के मुकाबले भारत को मजबूत होते देखना चाहते थे। लेकिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने अपनी गुट निरपेक्ष नेता की रोमानी छवि के मोहजाल में फंसकर इसे ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, चीन पर अंधविश्वास रखने वाले नेहरू ने भारत के स्थान पर चीन को सुरक्षा परिषद में प्रवेश देने की मांग कर डाली। वे चीन को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता दिलवाने के लिए पूरी दुनिया में लॉबिंग करने लगे, जिसका नतीजा ये है कि आज चीन सुरक्षा परिषद की सदस्यता के बल पर पाकिस्तान के आतंकियों को सुरक्षा कवच दे रहा है और भारत की एनएसजी सदस्यता में रोड़े अटका रहा है। वर्ष 1950 में ही सरदार पटेल ने नेहरू को चीन से सावधान रहने के लिए कहा था। अपनी मृत्यु के 1 महीने पहले ही 7 नवंबर 1950 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चीन के खतरे को लेकर नेहरू को आगाह करते हुए एक चिट्ठी में लिखा था कि भले ही हम चीन को मित्र के तौर पर देखते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट चीन की अपनी महत्वाकांक्षाएं और उद्देश्य हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि तिब्बत के गायब होने के बाद अब चीन हमारे दरवाजे तक पहुंच गया है, लेकिन अपने अंतर्राष्ट्रीय आभा मंडल और कूटनीतिक समझ के सामने पंडित नेहरू ने किसी की भी सलाह नहीं मानी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, मगर 1959 में दलाई लामा के भारत में शरण लेने के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव आने लगा। आगे चलकर यही भारत चीन युद्ध की बड़ी वजह बना। सेना की बदहाली। 1961 के मध्य तक चीन के सुरक्षा बल सिकियांग तिब्बत सड़क पर अपनी पोजीशन से 70 मील आगे आ चुके थे। भारत की 14,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा किया जा चुका था। इसको लेकर देश में सरकार की आलोचना होने लगी। इन आलोचनाओं से तंग आकर पंडित नेहरू ने तत्कालीन सेना प्रमुख पीएन थापर को चीनी सैनिकों को भारतीय इलाके से खदेड़ने का आदेश दे डाला। थापर बहुत पहले से सरकार को सेना की बदहाली से अवगत करा रहे थे। बार बार वह हथियार और संसाधनों की मांग कर रहे थे। पंडित नेहरू ने कभी भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि खून जमा देने वाली उस ठंड में हिमालय की सीमा पर भारत के जवान सूती कमीज, पतली ऊनी स्वेटर और बर्फ में पहने जाने वाले जूतों के बिना तैनात थे। निमोनिया और बर्फ में गलते अंगों से जूझते हुए। भोजन, पानी, तंबू, ईंधन, गर्म कपड़े, हर चीज का अभाव था। पर्याप्त गोला बारूद नहीं था। हाथ में थी पुराने जमाने की राइफलें, जबकि चीन के पास ऑटोमेटिक राइफलें और भारी तोपखाने थे। सीमा पर तैयारियों का भी बुरा हाल था। बेहद दुर्गम मोर्चों तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं थी, बंकर नहीं थी, सैनिकों की पर्याप्त संख्या नहीं थी। चीनी सेना संख्या, साधन, हथियार सब में अधिक थे। उस समय के सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए संस्मरणों से पता चलता है कि पंडित नेहरू सेना की जरूरतों के प्रति किस कदर उपेक्षा का भाव रखते थे। वो कहते थे कि हम तो अहिंसावादी हैं, हमें किसी से युद्ध नहीं करना, हमारा काम तो पुलिस से चल जाएगा। आज विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री काल में सीमा की सुरक्षा के लिए सेना या अर्धसैनिक बलों के स्थान पर पुलिस थाने स्थापित किए गए। तीनों सेनाओं के प्रमुख सेना की जरूरत की सूची लेकर प्रधानमंत्री के कक्ष में जाते और सर झुकाए खाली हाथ वापस लौट आते। कई रक्षा उत्पादन कारखानों में कप प्लेट, सौंदर्य प्रसाधन आदि बनवाए जा रहे थे, क्योंकि हथियारों के उत्पादन के लिए आदेश और आवंटित बजट नहीं थे और कर्मचारियों से तो कोई ना कोई काम करवाना ही था। कौल को पूर्वी कमांड का कमांडर नियुक्त करना
सही फैसला नहीं था। अक्टूबर 1962 में लेफ्टिनेंट जनरल कौल को पूर्वी कमांड में नेफा का कोर कमांडर नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति पर विवाद ज्यादा थे। सेना के लोग खुश नहीं थे। कौल के पास लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था। सैन्य अधिकारी मानते थे कि वह स्थितियों से निपटने में सक्षम नहीं है। जब कौल ने नेहरू और मेनन को बताया कि भारतीय सेनाएं तैयार नहीं हैं, तब पंडित नेहरू ने आदेश दिया कि भारतीय सीमा में घुस आए शत्रु को बाहर निकालने का काम अगली गर्मियों तक टाल दिया जाए। पंडित नेहरू के राजनीतिक बयान से हुई युद्ध की शुरुआत। पंडित नेहरू ने जनता के बीच अपनी साख बचाए रखने के लिए एक ऐसा बयान दिया जो काफी घातक हुआ। 13 अक्टूबर 1962 को श्रीलंका जाते हुए पंडित नेहरू ने चेन्नई में मीडिया को बयान दिया कि उन्होंने सेना को आदेश दिया है कि वह चीनियों को भारतीय सीमा से निकाल फेंके। पंडित नेहरू के इस बयान से सैनिक हेडक्वार्टर हक्का बक्का रह गया। जब सेना प्रमुख थापर ने रक्षा मंत्री से इस बारे में पूछा तब उनका जवाब था कि प्रधानमंत्री का यह बयान राजनीतिक स्टेटमेंट है। इसका अर्थ है कि कार्यवाही 10 दिन में भी की जा सकती है और 100 दिन में या 1000 दिन में भी। लेकिन नेहरू जी के इस स्टेटमेंट के 8 दिनों के बाद चीनियों ने भारत पर हमला कर दिया। चीनी सेना तैयार थी जबकि हिंदुस्तानी सेना पस्त। जब चीन ने हमला किया तब मैकमोहन लाइन की चौकियों पर भारतीय सेना ठंड, खाने और रसद से जूझ रही थी। पीछे से सप्लाई नहीं आ रही थी। वहीं चीन की सेनाएं पूरी तरह से तैयार थीं। लेफ्टिनेंट जनरल कौल का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। 17 अक्टूबर 1962 को नेहरू के पसंदीदा पूर्वी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल कौल की तबीयत बिगड़ गई। हालांकि डॉक्टरों का कहना था कि उनकी तबीयत खराब तो थी लेकिन गंभीर नहीं। कौल ने दिल्ली से ही फोन पर से सेना को आदेश देना शुरू किया, जिसे मानना वाकई सेना के लिए बहुत मुश्किल था। यह आदेश व्यवहारिक नहीं था, लिहाजा सेना के साथ सैन्य अधिकारियों के मनोबल पर लगातार उल्टा असर पड़ा। हमारी खुफिया व्यवस्था भी लचर थी। 20 नवंबर की सुबह पंडित नेहरू के कहने पर लाल बहादुर शास्त्री हालत का जायजा लेने तेजपुर जाने की तैयारी कर रहे थे। सुबह के अखबारों में चीन द्वारा एक तरफा युद्ध विराम की खबरें छपी, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और खुफिया विभाग इससे अनजान थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी इसकी खबर नहीं थी। वायुसेना का उपयोग न करना। इस बुरी हालात में भी भारत की वायुसेना, जो भारत चीन युद्ध के 15 सालों पहले तक ब्रिटिश वायुसेना का एक हिस्सा थी, चीन से बेहतर स्थिति में थी। लद्दाख और अरुणाचल के पठारी क्षेत्रों में आक्रमणकारी चीनियों को सर छुपाने की जगह नहीं थी। लेकिन भारत ने हवाई हमला किया तो चीन दिल्ली पर हवाई हमला करेगा। इस डर से भारत सरकार ने अपनी वायुसेना को पूरे युद्ध में उपयोग ही नहीं किया, जबकि वायुसेना युद्ध की दिशा बदल सकती थी। तो ये रहे 1962 में हिंदुस्तान की हार के कुछ प्रमुख पहलू, जिसे शायद अगर सुधारा गया होता तो ये कालिख हमारे देश के गौरवशाली इतिहास में ना लगता, जिसकी मद में चीन आज भी गलतफहमी में जी रहा है। और गलतफहमी में जी रहे हैं हिंदुस्तान में छिपे हुए कुछ गद्दार। लेकिन ये 2020 का भारत है, 1962 का नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस ज़रूर देखने को मिलें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, ताकि आपको वहां से भी नारद टीवी से जुड़े हर अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।